10 डाइवर्स जॉब रोल्स वेयर CMAs कैन वर्क। ये सवाल मुझसे बहुत समय से पूछा जा रहा है। इसका जवाब देने में समय क्यों लगा, इसका कारण है, और कारण क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है इसको पूरा डिराइव करने का। तो हमने क्या किया, जितने भी आज तक कैंपस में कंपनीज आए हैं वो लोगों ने हमेशा CMA के जॉब डिस्क्रिप्शंस दिए कि वो CMAs को हायर करना चाहते हैं तो क्या जॉब डिस्क्रिप्शन पे हायर करना चाहता है। तो हमने सबको डाउनलोड किया और जितने भी लिंक्डइन में और नौकरी पे और इंडीड पे और मॉन्स्टर पे ऐसे जितने वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जो CMA रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस को डाउनलोड किया और सबको समराइज़ किया एक एक करके तो निकल के आया 10 डाइवर्स रोल जहाँ पर एक CMA को इंडिया में कंसिडर किया जा रहा है। इसका जवाब सुनना किसको है, हर CMA का स्टूडेंट को ये जवाब चाहिए कि हम आखिर जो CMA डिग्री कर रहे हैं उसका अल्टीमेट अस्तित्व क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। CMA पास करने वाला भी इसको जानना चाहता है, जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये सवाल के जानकारी की ज़रूरत है। तो आइए समझते हैं इसमें अल्टीमेटली आपके लिए क्या छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं सतीश सर। मेरे पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको इंस्टीट्यूट मैथ सॉल्व करा दूं, कॉन्सेप्ट समझा दूं। आप हमेशा जानते हैं कि मैं ये चाहता हूं दिल से कि आप ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बने और बहुत ही वेल्दी पर्सन भी बने। तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है उसका लक्षण आपको मेरे क्लासेस में भी कई बार देखने को मिलता है कि मैं क्या सोच रहा होता हूँ आप लोग के बारे में, उसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। बट अब थोड़ा और फोकस्ड वे में थ्रू दिस काइंड्स ऑफ वीडियोस एंड अ सेपरेट टीम विच इज़ वर्किंग ऑन इट, आई एम ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड सम मोर इम्पॉर्टेंट एंड डाइवर्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक दिस। तो आप सब इस वीडियो को पसंद करें और हमारा मोटिवेशन यही है कि आप इस तरह के वीडियोस का रीच बढ़ाएं। जितना आप रीच बढ़ाएंगे उतना हम इस तरह के कंटेंट और आपके लिए बनाने का कोशिश करेंगे। तो गाइज, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल है एक CMA की दुनिया में वो है कॉस्ट अकाउंटेंट का। नाम से ही कॉस्ट है तो कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के बाद आपको कॉस्ट अकाउंटेंट का ही रोल मिल जाए तो क्या मज़ा हो जाए। तो आपको लगे हाँ, जो डिग्री पढ़ा उसका ही काम मिला। तो ये मोस्ट प्रेफर्ड जॉब है, बट इसके लिए वैकेंसी उतना आता नहीं। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। रियल वर्ल्ड में जो कंपनियां हैं, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज और मल्टीनेशनल, दे डोंट इवन नो दैट देयर इज़ अ स्पेशल कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दे नो दैट कॉस्ट कैन बी calculated and controlled by either chartered accountant or MBAs. That's it. तो इसकी वैकेंसी प्राइवेट वर्ल्ड में कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ही लिमिटेड है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रेडिशनली जो भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बनते थे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के इंटरप्राइजेज में घुस जाते थे, वहाँ पे फट से वो एब्जॉर्ब हो जाते थे। तो लोग प्राइवेट में गए नहीं काम करने के लिए। मतलब आप सोचिए कि जैसे EY, ग्रैंड थॉर्टन, ये सबको भी पता नहीं है कि आप लोग ये सब काम कर सकते हो, क्योंकि आप लोग कभी वहाँ गए नहीं। आप लोग पास्ट में जो थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट में ही घुसते गए। तो गवर्नमेंट में जो काम देते हैं वही करना पड़ता है। वहाँ पे तो आपके पास चॉइस नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ऊंचे पद्धति पे पहुँच गए तब बात अलग है। तो आइडियली ये प्रेफर्ड जॉब है, बट आपको मिलता ही नहीं। अगर मेरे से पूछें, मैं कॉस्ट पढ़ाता हूँ तो मैं भी अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करना चाहूँगा तो मैं फर्स्ट वाले पे ही काम करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि किसी कंपनी का मैं कॉस्ट ऑप्टिमाइज करूँ, कॉस्ट कंट्रोल करूँ, कॉस्ट एनालाइज करूँ, कॉस्ट कैलकुलेट करूँ, राइट। जो मीडियम स्तर की कंपनी है, MSME जिसको बोलते हैं, वहाँ तो वो जो मालिक होता है वही सोचता है कि मैं ही ये कर लूँगा। उसको तो ये भी नहीं लगता कि उसके अंडर में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी ये काम कर सकता है। जो बड़ी कंपनियां वो सोचते हैं कि उनके चार्टर्ड कर सकते हैं, MBAs कर सकते हैं, मालिक नहीं करते। मालिक भी कर सकते हैं बट वो करते नहीं। बट MSME में तो और ही सिचुएशन ऐसा है। तो दिस इज़ द थिंग, राइट। तो अब इसके बाद सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड पे आते हैं, तो वो होता है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का।
तो मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो काम कर रहे हैं वो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव रोल पे बहुत ज़्यादा है। PSUs जो भी हायर करते हैं वो ज़्यादातर अकाउंट्स रोल पे करते हैं। इवन MSME वाले भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स रख ले रहे हैं आजकल फॉर देयर अकाउंट्स जॉब। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी अभी देख रहे हैं कि CAs मिल नहीं रहा है अगर, तो कॉस्ट अकाउंटेंट को ले लो अकाउंट्स का पर्टिकुलरली काम करने के लिए। और अकाउंट्स में भी अब अकाउंट्स का हायरार्की है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है जो एंट्री लेवल पे काम करता है, सीनियर अकाउंटेंट होता है जो पूरा कंप्लायंसेस देखता है, और उससे ऊपर होता है फाइनेंस मैनेजर जो कि आप समझ लीजिए एक पूरा यूनिट का फाइनलाइजेशन देखता है, खाली कंप्लायंसेस ही नहीं, ठीक है। तो पूरा यूनिट का एज अ होल, उसके बाद उसमें सरप्लस फंड वगैरह भी जो बचे हुए होते हैं कंपनी के, कैश फ्लोज फोरकास्ट वगैरह भी वो सब वो करता है। तो कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुझे ये बताइए FP&A क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस क्या है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो वो एक्चुअली कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर ये जो फाइनेंस मैनेजर्स हैं उनको असिस्टेंट्स की दरकार पड़ती है अपने काम के लिए, तो डायरेक्ट असिस्टेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस पर्पस के लिए आपको डायरेक्ट वहाँ पे ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव भी बनना है, फिर सीनियर अकाउंटेंट बनना है, फिर फाइनेंस मैनेजर बनना है। हो सकता है आप में इतना कैलिबर हो कि आपको डायरेक्ट फाइनेंस मैनेजर की तरह ले लिया, मतलब या फाइनेंस मैनेजर का कोई एसोसिएट बना के ले लिया, ठीक है। तीसरा आता है इंटरनल ऑडिटर। ये भी एक बहुत ही प्रचलित रोल है। बहुत सारे CMA स्टूडेंट्स CA फर्म में काम किए हुए होते हैं, तो उनका अकाउंट्स और इंटरनल ऑडिट अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इंटरनल ऑडिट तो CA फर्म वाले बहुत फेमस वे में करते हैं, बहुत जोर से करते हैं, तो इसलिए उनको इंटरनल ऑडिट आ भी जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां उनको इंटरनल ऑडिटर की तरह ज़रूर रिगार्ड करती है। और इंटरनल ऑडिटर बोलो या फिर कभी रिस्क एनालिस्ट बोलो या फिर कभी ऑडिट मैनेजर बोलो, ऐसा करके उनको रख लिया जाता है। तो उसमें वो स्टॉक ऑडिट में और दुनिया भर का जो कंपनी का ऑडिट है वो सब में बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो ये जो 3 है इसको मैंने एक स्पेशल बॉक्स में इसलिए डाला है तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरह का पढ़ाई करते हैं, जितना सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, उनमें जो मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स है वो सब का सब ये 3 बॉक्स में यूज़ हो जाएगा, मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स। और इस 3 बॉक्स में अगर मैं बोलूँ कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एनालिस्ट और कॉस्ट कंट्रोलर, ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसमें प्राइवेट वाले आपको कदर नहीं करेंगे अनलेस आपका बहुत बड़ा लिंक है या अनलेस कोई करिश्मा हो गया आपके साथ। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी कई लोग काम कर रहे हैं, वैसे ITC में भी कई लोग काम कर रहे हैं, बट वो कोर कॉस्टिंग पे काम नहीं देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि MBAs ही करेंगे। वो लोग कई बार CAs को भी रिगार्ड नहीं करते हैं। तो अगर आपको उस स्टेचर पे जाना है तो आपको अपने लिए एक डिग्री ऐड करनी पड़ेगी विच इज़ MBA इन फाइनेंस एंड दैट टू फ्रॉम अ गुड MBA इंस्टीट्यूट, नॉट जस्ट एनी अदर इंस्टीट्यूट। तो आपको उस लेवल का काम ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जैसे BCG, मैकिन्जी, वो लोग CMAs को नहीं लेते हैं डायरेक्टली वो, लेकिन CA रैंक होल्डर्स को ज़रूर लेते हैं और कॉस्ट के रोल में डाल देते हैं। तो यदि आप CA के साथ CMA पंच कर लेते हैं और रैंक होल्डर होते हैं तो आप BCG या मैकिन्जी या फिर इस तरह के कंसल्टिंग फर्म में जाकर कॉस्ट वाला काम कर सकते हैं। उनको क्या चाहिए, क्या तो MBA चाहिए बेस्ट इंस्टीट्यूट से या CA चाहिए रैंक होल्डर, ठीक है। CMA है तो उनके लिए एडेड एडवांटेज है, नहीं तो वो उससे काम चला लेते हैं। तो दैट इज़ फर्स्ट। और अगर आप फिर भी उसी रोल में घुसना चाहते हैं प्राइवेट वर्ल्ड में, तो आपको कोई जगह थोड़ा काम कर करके बेसिक लेवल पे एडवांस CV बनाते बनाते शायद आप वहाँ पहुँचे, बट डायरेक्ट एंट्री बहुत डिफ़िकल्ट है। सेकेंडली, अगर आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपके लिए दुनिया में अवेलेबल है। आप जाइए, आप डोमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर, आपको कोई मतलब रोकेगा ही नहीं। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बस खाली ये पूछेगा टैली आता है और ये सॉफ्टवेयर जिसमें अकाउंट्स होता है जिस कंपनी में जो लगता है वो आता है, कि जैसे के यहाँ SAP यूज़ होता है तो SAP आता है, तो टैली SAP अगर आपको आता है तो आप 100% वो जॉब क्रैक कर लोगे, क्योंकि अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का काम
नॉर्मली सीए करना नहीं मांगता, कम कर लोग करते हैं, उनको उनका एम्बिशन कुछ और है, उनके हिसाब से आपका ये नहीं बनाया गया है। और बीकॉम वालों से वो थक गए, एमबीए कभी करके कोई अकाउंट्स में आता नहीं। तो थिंग इज आपके लिए वो डोमेन एकदम खुला पड़ा है, मतलब आप इस डोमेन के राजा बन सकते हैं। मतलब पूरा इंडिया में अगर अकाउंट्स करवाना है तो कॉस्ट अकाउंटेंट को बुला लो, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट आके अकाउंट्स करेगा, हाँ चार्टर्ड और ऊपर का काम करेगा, जो करेगा जो करे, उसको जो करना करे, अपने को नहीं मतलब है। बट आप अगर चाहें तो इस टेरिटरी में पूरा पैर जमा सकते हैं कि चार्टर्ड लोग को ये चीज़ नहीं करना, उनको थोड़ा और कुछ करना है, तो उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। तीसरा, बहुत लोग ख्वाब लगाते हैं कि हम FP&A में जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि FP&A में जाना आपका ना बेस नहीं बनाएगा, क्योंकि वो क्या होता है ना, FP&A मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस विच इज़ सबसेट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। वो क्या होता है कि बेस नहीं क्लियर करता, वो क्या होता है एक एक छोटा टास्क बस आपसे करवाया जाता है। बट अकाउंट्स में पूरा 360 डिग्री आपको करने को मिलता है, वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है और बेटर नॉलेज भी है। और ऐसा भी है कि कल को कहीं से भी कंपनी से काम छूट भी जाए तो आप कहीं पर भी काम पकड़ लेंगे, आप कभी भी ये फील नहीं करेंगे कि मेरी कहीं रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। FP&A खाली सीखे हुए रहेंगे तो आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ FP&As के यहाँ पे ही होगा, जो कि हर जगह नहीं होता, जो कि बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस मैनेजर होता है जो बहुत सारे छोटे छोटे फाइनेंस के लोगों के साथ अपना एनालिसिस का काम करवाता है, राइट। इंटरनल ऑडिटर अगेन ऑफ कोर्स इसके लिए भी होलसम पूरा बिजनेस का डायग्नोसिस करना आपको आना चाहिए। बट इधर भी क्या होता है ना, एक कंपनी में मल्टीपल अकाउंटेंट चाहिए बट मल्टीपल इंटरनल ऑडिटर नहीं लगते हैं। इंटरनल ऑडिटर नॉर्मली एक आउटसोर्स फंक्शन होता है जो बाहर से आके करके जाता है। तो अकाउंटेंट रहने से आप घर के हो गए, इंटरनल ऑडिटर रहने से आप कंसल्टेंट के होंगे, कंसल्टेंट की तरह आप आके काम करेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जान के समझ में आ रहा है। इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो इसके बाद आता है, देखो अब ये सब अलग अलग डाइवर्स रोल्स हैं। MIS एग्जीक्यूटिव मतलब आपको बोला जाएगा कि आप बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना हुआ है या ये एक्सेल शीट में कॉस्ट निकाला हुआ है, बस ये रिपोर्ट निकाल के दो, वो रिपोर्ट निकाल के दो, अलग अलग टाइप ऑफ रिपोर्ट बनाओ, जिसको आप एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। बस वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही नया नाम जो रियल वर्ल्ड में चलता है वो होता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लोग ये नहीं समझते मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हायर करना है, लोग समझते हैं MIS रखना है। तो MIS एग्जीक्यूटिव के तरह आप कंपनीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस में घुस कर रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो कि मैनेजमेंट को आने वाले समय में डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और वैसा ही उसी का ही एक वर्जन है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट, और उसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है फाइनेंस मैनेजर, जो कि मैंने आपको ऊपर में समझाया। तो ये क्या है, ये बेसिकली आप छोटा सेगमेंट पे काम करो, बट आपको पूरा 360 डिग्री का नॉलेज नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों को बस सुनने के लिए अच्छा लगता है कि मैं FP&A में काम कर रहा हूँ, लिंक्डइन में नीचे में लिखने में अच्छा लग रहा है, तो लोग उधर काम करते हैं। बट मेरे नज़र में आपको कभी भी उससे 360 डिग्री नॉलेज नहीं होगा। आप पूरा ज़िंदगी काम करके भी कुछ एक सेगमेंट पे काम कर रहे होंगे। आप हमेशा एक सिस्टम का पार्ट बन के रहेंगे, आपका अपना इंडिपेंडेंस कभी भी क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट इज टैक्स एग्जीक्यूटिव, टैक्स एनालिस्ट, टैक्स मैनेजर। बहुत लोगों को टैक्स सब्जेक्ट से बहुत मोहब्बत हो जाती है और वो बोलते हैं हम जीवन भर टैक्स में काम करेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बट टैक्स के काम के लिए आपको अगेन एज अ कंसल्टेंट काम करना है। और बहुत सारे कंपनीज बड़ी जो है, जैसे इमामी कलकत्ता में है, ITC है, तो इनका अपना इतना ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इतना अपना टैक्स का मैटर्स है कि इनको टैक्स के लिए अलग टीम बनाना पड़ता है। तो उस टीम पे उन प्रोफेशनल्स को रखते हैं जिनको टैक्स का नॉलेज है या टैक्स का इंटरेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स कंसल्टेंट भी रहते हैं, क्योंकि इतना उनका GST रिटर्न्स भरना है, इतना उनका इनकम टैक्स का, TDS का, एडवांस टैक्स का, प्लस इतना लिटिगेशन चल रहा है, वो सबको संभालने के लिए अलग टीम बना रखे हैं। तो इसमें अगर आपको टैक्स में डीप नॉलेज है तो आप इस रूट पे जाइए। बट फिर ज़िंदगी भर आपको टैक्स में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका टैक्स में डेप्थ है। और उसमें मैं अपना बताऊँ तो बात ये कि इधर कमाई तो बहुत होता है, बिकॉज बहुत कम लोग इसको चुनते हैं। बट इसका एक भरपाई करना पड़ता है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली अपडेटेड। तो टैक्स में हर समय केस स्टडीज़ आ रहे हैं, हर समय नया लॉ बनता है, हर साल चेंज हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन भर पढ़ते रहें
तो आप टैक्स ज़रूर करें। हालांकि वैसे बाकी जगह भी पढ़ना है, बट टैक्स में बहुत डीप है ना, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स आपको प्ले करना पड़ता है। आपने तो टैक्स सब्जेक्ट पढ़ा है, तो मैं जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैं कंफ्यूज था, कॉस्ट पढ़ाऊँ टैक्स पढ़ाऊँ। तो मैंने टैक्स को साइड इसलिए किया था कि हर 6 महीना में अमेंडमेंट आता है, इतना पढ़ना पड़ेगा कि खुद ही पढ़ते रह जाएंगे, पागल हो जाएंगे। इसीलिए टैक्स सब्जेक्ट को मैंने हाथ ही नहीं लगाया। कॉस्ट को इसीलिए चुना था कि कॉस्ट पढ़ लो तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है, फिर तो केस स्टडीज़ है, चलो ठीक है, सम्स है, बट कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये मेरा आउटलुक था। बट आपका अगर इंटरेस्ट है कि टैक्स सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यस मैं इस सब्जेक्ट से अपना पूरा लाइफ लॉन्ग काम कर सकता हूँ, तो टैक्स एग्जीक्यूटिव में भी आपको हायर किया जा सकता है। बट आपको मैं और कुछ बताना चाहूँगा कि थर्ड जो रोल है बैंकिंग एंड क्रेडिट एग्जीक्यूटिव, तो बहुत लोग अभी देख रहे हैं कि बैंक्स में भी जाके सीएमए काम कर रहे हैं। कि बैंक में देखिए फैक्ट ये है ना, बैंक को कोई एज सच कई बार वो नहीं चाहिए होता है कि कोई इतना प्रोसेस है उधर बना हुआ कि बहुत तगड़ा कोई प्रोफेशनल कई बार नहीं चाहिए होता कुछ रोल में। उनको लगता है कि कोई ऐसा फाइनेंस का जानकार वाला आदमी हो तो चलेगा, समझ गए। तो बीकॉम से ऊपर चाहिए उनको। तो उनको जहाँ पे लगता है कि अपने थोड़ा फाइनेंस का इंटेलिजेंट पर्सन को रख लें तो क्या होगा, अपने को बहुत सारे रेशियोज़ वगैरह या फाइनेंस का जो नेट प्रॉफिट लॉस वर्किंग है वो सब समझाना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे वो रख लेते हैं। नॉर्मली वो लोग क्रेडिट मैनेजर की तरह रखते हैं। मान लीजिए बैंक के पास कोई लोन अप्लाई कर रहा है, तो उसको लोन देना है कि नहीं देना है और उसका क्या प्रोसेस है अंदर में इंटरनल बैंक का, वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, वो सब चेक करने के लिए वो लोग एक अच्छा प्रोफेशन को रखना चाहते हैं, विच इज़ CA also, CMA also. And many times in your public banks, what happens, they take exams, जिसको अपने बोलते हैं सीनियर ऑफिसर का एग्ज़ाम्स, SO बोल के एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम लेकर वो लोग उधर ले आते हैं। तो पॉइंट इज़, इफ़ यू हैव ज़ील ऑफ वर्किंग विद बैंक्स, यू कैन गो विद इट। एंड फिर आप पहले एग्जीक्यूटिव बनते हैं, फिर एनालिस्ट बन जाते हैं, फिर आप क्रेडिट मैनेजर बन जाते हैं। क्रेडिट मैनेजर बनने का मतलब है कि आपको बहुत बड़ा एरिया एलोकेट हो जाता है, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ अकाउंट्स एलोकेट हो जाता है और उसमें से कभी भी कुछ भी आएगा आपको करना है। इवेंचुअली क्या होता है ना, सब आगे जाके बैंक में, जब तक प्राइवेट बैंक में आप काम कर रहे हो तो प्राइवेट बैंक में कहीं ना कहीं आपको बोलेगा टारगेट है भैया, रेवेन्यू लाओ। और यही पब्लिक बैंक है तो कोई टारगेट वाला नॉर्मली नहीं आता अनलेस आप ब्रांच मैनेजर जैसा लेवल पे पहुंच जाते हैं। बट अदरवाइज बैंक में तो देखिए क्या ना, इतना कंपटीशन है कि आपको कहीं ना कहीं अपना वर्थ प्रूव करते रहना पड़ता है, तभी आप अपना पोजीशन ले पाते, नहीं तो लोग ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब पब्लिक बैंक्स क्या होता है ना, 3 साल से ज़्यादा आपको एक लोकेशन पर रहने नहीं देंगे, और प्राइवेट बैंक जो है वो भी ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी 5-7 साल से ज़्यादा आपको एक लोकेशन पे नहीं रहने देंगे, ब्रांच चेंज करेंगे ही करेंगे, सिटी चेंज करेंगे ही करेंगे। तो इफ़ यू आर विलिंग टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ जॉब, इट इज़ ऑल्सो गुड। बट उधर खाली बैंकिंग, यानी जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैंकिंग रेगुलेशंस या बैंक रिलेटेड जो भी रेशियोज़ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका आपको सीखना है, वो उतना ही सीखना है। बाकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा वहाँ पर मारामारी नहीं होता है। तो ये मैंने सेकंड बॉक्स में डाला है कि मैं देखा कि ये भी एक प्रेफर्ड एरिया हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी वैकेंसीज आती है। हाँ, बट आपको क्या है ना, जैसे ऊपर में जो 3 बताया ना, वो 3 पूरा ऑर्गेनाइजेशन का 360 डिग्री व्यू आपको देता है। बट ये जो नीचे वाला 3 है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट में आपको एंट्री देता है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस आप समझ लो कि पहला वाला जो है वो आपका कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगा, बट दूसरा वाला जो है वो आपको एक बड़ा पार्ट में से एक छोटा पार्ट में काम करने बोला जा रहा है। तो आप हर समय जॉब डिपेंडेंट ही लाइफ में रहोगे, और वो बड़ी कंपनियों में जब काम करोगे तभी उसका वर्थ मिलेगा, छोटा मोटा कंपनी में आपको वर्थ नहीं मिलेगा अगर नीचे वाले 3 पे जाना है तो। अब इसके अलावा नेक्स्ट 3 देखिए, बहुत जन को SFM और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ जाता है, तो क्या आप उसमें जा सकते हैं? तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड या कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो लाइंस हैं, इक्विटी रिसर्च एंड एनालिस्ट, वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट बैंकर रिलेटेड एरिया में भी आप जा सकते हैं। बट इधर जाने के लिए सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है, आपको
बहुत सारे NISM के सर्टिफिकेशंस अपने साथ ऐड करने पड़ेंगे। जैसे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का एक NISM का एग्ज़ाम है, वैल्यूएशन मर्जर एंड एक्विजिशन है तो ICMA का एक पोस्ट क्वालिफिकेशन वैल्यूअर का एक परीक्षा होता है, आप उसको दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर है तो वही वैल्यूअर का परीक्षा आप दे सकते हैं, और इसके साथ आपको कहीं ना कहीं कोई एक वैल्यूएशन रिलेटेड कंपनी में अपने आप को एसोसिएट करना पड़ेगा, और आप वहाँ पर जितना दिन काम करेंगे, जिस तरह का प्रोफाइल पर काम करेंगे, उस हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इक्विटी रिसर्च एंड एनालिस्ट में वही, आप अगर कोई इक्विटी रिसर्च कंपनी के साथ काम करोगे, रिसर्च करोगे, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और वैसे ये सब लाइन में एक इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि आदमी इतना कॉम्पिटेंट हो जाता है इवेंचुअली कि वो खुद का ही स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने लायक हो जाता है, क्योंकि उसको उसका निटिस ग्रिटिस और अच्छे से यहाँ पे मालूम पड़ने लगता है। जो कि ऊपर के 2 रोल में आदमी अपने दूसरे काम में व्यस्त होता है, उसको साइड में सीख रहा होता है, यहाँ तो मेन काम ही वही हो गया। तो ये भी एक बहुत अट्रैक्टिव फील्ड है, CA वाले लोग को बहुत पसंद आता है ये लाइन। और आजकल मैं देख रहा हूँ, जब से मैं SFM पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास जिस तरह के फीडबैक आ रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझे भी आके बोलते सर मेरे को भी इस लाइन में जाना है, मेरे को भी इस लाइन में जाना है। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, और उसके लिए आपको फर्दर अपना स्किल सेट्स और बढ़ाना पड़ेगा। जस्ट CA डिग्री विल नॉट बी इनफ। अगेन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लोग ये सोचते हैं कि यार MBAs हैं तो ये संभाल लेंगे, कुछ लोग सोचते हैं CFAs हैं तो संभाल पाएंगे। तो अगर आप अपने CMA डिग्री के साथ CFA डिग्री ऐड करते हो तो थोड़ा इधर एंट्री थोड़ा इजी हो जाएगा। CMA डिग्री के साथ यदि आप जैसे मैंने बोला रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने का कोशिश करते हो, थोड़ा इधर इजी हो जाएगा। CMA बनने के साथ यदि आप NISM के कुछ पेपर्स क्लियर करते हो तो थोड़ा इधर एंट्री इजी हो जाएगा। बट ओनली CMA विल नॉट बी इनफ फॉर एंट्री इनटू दिस, राइट। फिर एक और स्पेक्ट्रम है जो लास्ट 2 आपको दिखाया जा रहा है, वो है आउटसोर्सिंग यूनिट्स में काम। जब कहीं काम न मिलता हो तो यहाँ काम जरूर मिल जाता है। जैसे कि कंपनी है कैपजेमिनी, कंपनी है आपका जेनपैक्ट, ये क्या है, ये सब आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं। ये क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को कांटेक्ट करती है और उनका जो भी रूटीन प्रोसेस है उसको बोलती है चलो मैं कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए फेडेक्स नाम का कंपनी आप सुने, तो फेडेक्स ने इतना सारा कंसाइनमेंट बुकिंग लिया और अब वो डिलीवर एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ कई बार कोई चेक करने वाला नहीं है, बट उनको कहीं ना कहीं अपने KPI में रिपोर्ट करना है कि सारे कंसाइनमेंट जो बुकड हुए हैं वो डिलीवर हुए कि नहीं हुए। तो कहीं कोई सिस्टम तो होता होगा ना जिसको क्रॉस चेक करे। अब वो लोग कहीं अमेरिका के कंपनी है एग्जांपल के लिए, और वहाँ पे क्रॉस चेक करवाने का कॉस्ट इतना हाई है, तो वो लोग कैपजेमिनी, जेनपैक्ट जैसे कंपनी को ये काम आउटसोर्स कर देते हैं, फिर वो आप लोग को हायर करके ये सब काम कराते हैं। अब जैसे कोई कंपनी है मान लीजिए जो गैस पाइपलाइन बिछा रखा है, घरों में गैस सप्लाई करता है, तो गैस की बिलिंग होती है, तो वो बिल से फिर इनवॉइस जनरेट करना, फिर वो इनवॉइस का कलेक्शन को ट्रैक करना, फिर उससे प्रोजेक्शन करना कि आने वाले महीने में क्या इनवॉइस होगा और पास्ट में कैसा हम लोग का रहा है, रिसीवेबल पीरियड को कम कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, वो सब एनालिसिस कैलकुलेशन ये सब आउटसोर्सिंग यूनिट्स के काम में आते हैं। अगेन एज यू कैन अंडरस्टैंड ये एक बहुत बड़ी कोई कंपनी है जिसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ये सब काम अपने ऑफिस में करवा सके, तो वो सब काम उसने आपको मान लीजिए आपकी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। तो आप क्या सीखे अल्टीमेटली, मेरा ये पॉइंट है कि आप अल्टीमेटली सीखे क्या है। एक बहुत बड़े कंपनी का कोई एक छोटा सा प्रोसेस का कोई एक छोटा सा पार्ट बनकर आप काम कर रहे हो। पूरा जो इतना आउटसोर्स हुआ है कैपजेमिनी में या जेनपैक्ट में वो भी पूरा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो एक छोटा सा फंक्शन करोगे। इवेंचुअली प्रोग्रेस होते होते हो सकता है आपको थोड़ा और ज़्यादा बड़ा प्रोसेस मिल जाए, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। बट एट द एंड यू विल ऑलवेज बी एट द मर्सी ऑफ द कंपनी, यू विल नॉट बी एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली, बिकॉज जो काम आपने सीखा वो काम अदरवाइज किसी और के लिए वैल्यूएबल होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था बॉयकॉट कैपजेमिनी। वहाँ पे क्या होता है ना, कैंपस वाले जो रिक्रूटमेंट होते हैं उधर मान लीजिए अब देखा कि CMAs को कोई हायर नहीं करवा पाए इस बार, तो अल्टीमेटली वो कैपजेमिनी को बुलाते भैया बहुत सारा बच गया ले जा, तो वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन हायरिंग ऐसे करा देता है बिना कोई शॉर्ट लिस्टिंग के। मेरे को बहुत रिक्वायरमेंट, आ जाओ, तो एक रीजनेबल सैलरी दे देता है, लोगों को लगता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो चलो स्टार्ट तो करो। तो ऐसा भी लोग होता है। बट आपको ये समझने की भी ज़रूरत है कि आप वहाँ घुस जाओगे तो आप
वहीं के हो जाओगे ना, फिर आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो कोई काउंट करेगा क्या आगे के जॉब में? आप लाइन चेंज करने का सोचोगे तो फिर बहुत मुश्किल आएंगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू स्टार्ट, बिकॉज वट एवर यू स्टार्ट बिकम्स योर एसेट. और फिर बाद में लाइन चेंज करते हो तो बहुत डिफिकल्ट आता है. जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो जब मैं किसी को बोलता हूँ मैं पढ़ाऊँगा तो बोलता हाँ आप पढ़ा तो सकते हो. बट मैं कभी किसी को बोलता हूँ कि चलिए मैं कंसल्टिंग करूँगा, तो बोलता आप कंसल्टिंग करोगे, आप तो पढ़ाते हो ना. तो डाउट आ जाता है उनको. तो पॉइंट इज, जब आप मान लीजिए प्रोसेस का काम करके आए हो, फिर आप बोलो मैं कॉस्ट अकाउंटेंट बनूंगा, तो नहीं बन सकते आप. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड योर डोमेन एट वेरी वेरी इंसेप्शन ऑफ योर डिग्री. है ना, जब डिग्री स्टार्ट करते हो उसी समय अगर डिसाइड करते हो तो क्या होता है, आपका पढ़ने का इंटरेस्ट अलग हो जाता है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस देने का मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है. आप उस हिसाब से अपना इंटर्नशिप चुनिए. आप इंटर्नशिप भी रैंडम जगह कहीं पे भी कराएंगे, कोई साड़ी का दुकान में, कोई मान लीजिए कारखाना में, कोई ग्लास का शॉप में, तो वो आपको वैल्यूएबल ना भी लगे. पॉइंट इज आपको ये देखना है कि आपको आगे क्या बनना है. आगे अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंट्स वाला जगह जाके इंटर्नशिप करो. आपको आगे कॉस्ट अकाउंटेंट में जाना है तो कॉस्ट वाला जगह जहाँ काम मिले वहाँ इंटर्नशिप करो. भले ही समय लगेगा तो समय देना पड़ेगा, उपाय क्या है. बट अगर आप कहीं पे भी कर लोगे तो फिर तो कॉस्ट अकाउंटेंट बन नहीं पाओगे. इधर कुछ और किया और उधर कुछ और होगा तो मैच ही नहीं होगा. तो ये तो बात हो गई कि पढ़ा 12 का बोर्ड्स दिया साइंस लेके और फिर समझ लो आर्ट्स करने निकल पड़े, तो थोड़ा तो वो बेंड हो गया जाएगा ना. अल्टीमेटली वो होता है. और एक चलता है आजकल फंड अकाउंटेंट. व्हाट इज़ फंड अकाउंटेंट? इट इज़ अगेन वही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लोग बोलती है हम लोग अपना चलाते हैं म्यूचुअल फंड या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, हेज फंड, तो उनका रेगुलर इतना अकाउंटिंग है, उनको नैव रिपोर्ट करना पड़ता है. तो उसका अकाउंटिंग इतना मैसिव है कि वो लोग खुद संभाल लेंगे. तो वो लोग बोले हम लोग डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट का, तो वो आउटसोर्स कर देते किसी को और फिर वो लोग आपको रखते हैं और बोलते हैं चलो तुम लोग नैव निकालो. तो नैव कैलकुलेशन या फंड अकाउंटिंग में भी एक बहुत स्कोप आजकल जनरेट हो रहा है और जहाँ पे मैं देख रहा हूँ CMA लोग काम कर रहे हैं. मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं सैलरी एंगल से कुछ भी नहीं बता रहा. सैलरी हो सकता है फंड अकाउंटेंट की एक अकाउंटेंट से ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है सैलरी एक टैक्स एग्जीक्यूटिव की सबसे ज़्यादा हो. वो डिपेंड करता है किस कंपनी में क्या वैकेंसी है, उसका अपना क्या कॉस्ट एपेटाइट है, वो किस सिटी में जॉब दे रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है. तो बच्चे जो जनरली चूज़ करते हैं वो चूज़ करते हैं किस में हाईएस्ट सैलरी मिल रहा है और वो डिसेंट सिटी है तो बस अपन चले जाएंगे. तो इट इज़ नॉट द वे टू चूज़ अकॉर्डिंग टू मी. अकॉर्डिंग टू मी यू हैव टू मेक योर करियर, नॉट जस्ट लुक आफ्टर मनी. बिकॉज आप एक बार तो पैसा के लिए आ जाओगे, फिर आप इतना परेशान हो जाओगे कि आपको फिर वापस लाइन चेंज करने का मन करेगा और फिर लाइन चेंज करने के समय वापस जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो वो बड़ा आपको पेन देगा. वैसे हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक बार बोले स्टार्ट करना था, घुस गए तो पैसे भी मिल रहे थे तो चालू कर लिया. चालू करके समझ में आई अपने लाइन का है ही नहीं, तो साथ में को डिग्री चालू कर लिया. तो अब डिग्री लेने के बाद जब लाइन चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई इक्विटी रिसर्च में जाना चाह रहा है, तो उनको दुवज्जो ही नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि वो जो काम किया हुआ है वो उसको कंसिडर नहीं कर रहे. मतलब उनका जो सैलरी चल रहा है उस सैलरी पे वो रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं अपने जॉब को. अब ज़िंदगी तो उस खर्चे के आदतों में आ गई, उससे नीचे जाएंगे तो घर नहीं चलेगा. तो अब क्या हो रहा है, लाइन चेंज नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि नया जो जॉब मिल रहा है वो फ्रेशर की तरह मिल रहा है. फ्रेशर में जॉब कम है और यहाँ पे तो काम करते करते आगे भी बढ़ गए, तो अब लाइन चेंज नहीं कर पा रहे. अब जैसे मैं भी एक पैसा कमा रहा हूँ ना, मैं अब मेरे को कोई बोले कि भाई कंसल्टिंग के समय तुम 0 पैसा लेके काम करो, तो मैं भी तो सोचूंगा ना कि यार मैं कैसे करूँ, इससे अच्छा तो फिर पढ़ाऊँ. तो ये प्रॉब्लम तो आएगी लाइन में. बट अगर आप मेरी मानो, अगर आपको नहीं जमता है तो, और अगर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है ज़िंदगी में बहुत बड़ा, तो जो आया हुआ है उसको छोड़ दो, नेक्स्ट स्टार्ट कर लो बस. अगर मैं आपके जगह होता, मेरे को अगर लाइन चेंज करना होगा, जिस दिन मेरे को लाइन चेंज करना होगा, मेरे यहाँ पे जो भी आ रहा है मैं सब छोड़ दूंगा, मैं उधर चला जाऊंगा. शायद मैं पढ़ाने तभी आया था, मेरे कभी जॉब लग रहे थे बड़े बड़े, बट मैं पढ़ाने आया था, कुछ नहीं मिल रहा था, तो भी मैं स्टार्ट किया ना. उसी तरीके से मैं कोई भी लाइन स्टार्ट करता तो ऐसे करता. तो दीज आर 10 डाइवर्स जॉब रोल्स. एक बार के लिए आपको वापस रिवाइज करवा देते हैं. फर्स्ट ब्लॉक में 3 डाला है. मुझे लगता है कि अगर आप इस 3 जगह काम करते हो तो आप कहीं ना कहीं 360 डिग्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सीखते हो और आपकी कैपेबिलिटी
और अवेलेबिलिटी और क्या बोलेंगे, जो भी बोल लीजिए, कि आपकी जो वजूद है वो बहुत मजबूत होगी, एग्जिस्टेंस बहुत प्रॉमिसिंग हो जाएगा, और आप कभी भी इंडिपेंडेंट होकर भी कुछ भी काम करना चाहेंगे तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। इवन आप फ्यूचर में अपना कोई बिजनेस खोलेंगे तो पहला 3 रोल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। सेकंड जो है, ये सब बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एक छोटे से हिस्से का पार्ट है। MIS एग्जीक्यूटिव बनना, टैक्स एग्जीक्यूटिव बनना या बैंकिंग एंड क्रेडिट एग्जीक्यूटिव बनना। इक्विटी रिसर्च और वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट बैंकर एक नया प्रॉमिसिंग एरिया है जहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको अलग डिग्री चाहिए, NISM का सर्टिफिकेशन चाहिए। इसमें एक खूबी ये है कि आप अपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लायक बन जाते हो इवेंचुअली, नॉट इमीडिएटली, बट वो आपको कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन में बहुत हेल्प करता है। आउटसोर्सिंग में, फंड अकाउंटेंट में जॉब मिलना बहुत ईजी है, बट लाइन चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, और कभी भी 360 डिग्री का कोई ज्ञान नहीं होगा। किसी से भी बात करोगे कि भाई इनकम टैक्स में क्या चल रहा है, भाई अकाउंट्स की दुनिया में क्या चल रहा है, आपको कुछ नॉलेज नहीं होगा। आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे, एक्सेल शीट पे काम करते हुए पाए जाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन बताने का उद्देश्य ये है कि आपको अपनी प्लानिंग, अपनी शुरुआत बहुत सही करनी है। शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत होती है इंटर्नशिप से। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो चुन के सही जगह, सही रोल में इंटर्नशिप करिए, जिस रोल में आपको ज़िंदगी में आगे जाना है। तो हमारे यहाँ पे भी हम इंटर्न्स रखते हैं। पहले हम रैंडम रख लेते थे, कुछ भी काम कराते थे, बट हम बहुत क्लियर रखते हैं कि अगर आपको इक्विटी रिसर्च वाला हमारा एक डिवीज़न अभी हमने नया चालू किया है, हमारा एक नया एडवाइजरी फर्म हम खोलने वाले हैं, उसका नाम भी चुन लिया है हमने, बट मैं आपको बाद में नाम बताऊँगा। तो उसमें हम लोग इक्विटी वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं। तो उधर अगर आपको ज़िंदगी में आगे करियर बनाना है तब उधर आना है, ठीक है। अगर आपको अकाउंट्स में करियर बनाना है तो हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपको इंटर्नशिप देते हैं। बट अब हम जैसे पहले इंटर्न को रख के ना अपने पढ़ाने का वगैरह का भी काम करा लेते थे, तब हम बोलते हैं पढ़ाने वढ़ाने का काम तुम मत करो। अगर तुमको पढ़ाना है आगे तब पढ़ाने के इंटर्न बनो। तो आगे करियर में अगर टीचिंग में जाना है, वो मैंने एक ऑप्शन रखा नहीं क्योंकि उसकी वैकेंसी नहीं आती ना, बट फिर भी लोग चुनते हैं। तो अगर वहाँ जाना है तो आप पढ़ाने का काम में इंटर्नशिप करो, अदरवाइज हर कहीं इंटर्नशिप तो मत करो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इंटर्नशिप कहीं और हो भी गया और आप जाना कहीं और चाहते हो तो मान लो वो 0 हो गया, अपने यहाँ से शुरू करो, वही उपाय है। या फिर अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि जाना कहाँ है, बट इंटर्नशिप अच्छा जगह किया हुआ है तो वही रास्ता में आगे बढ़ जाओ, दिमाग क्या लगाना है, यही आपको समझाना था। इस तरह के वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके क्या ख्यालात थे, तो मुझे और इंटरेस्ट आएगा इस पर और बात करने के। वैसे PPT में ना काफ़ी सारे स्लाइड्स थे, आपको दिखाने में दिख रहा होगा, मैंने तो 3 ही दिखाए, मतलब मेरे पास देने को और भी है, बट आपके लेने की इच्छा है कि नहीं ये मुझे देखना है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और थोड़ा वीडियो को बांटिए।